अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट टैक्स चालान ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के। आप जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप उस पे इनकम टैक्स पे करते हैं अंडर सेक्शन 236 के। जब तक आप इनकम टैक्स पे नहीं करते, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होती। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने सेक्शन 236 के तहत टैक्स चालान किस तरह से बनाना है और टैक्स को किस तरह से पे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको टैक्स रेट्स दिखा देता हूँ। उसके बाद हम एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे हमने टैक्स चालान किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले टैक्स रेट्स देख लेते हैं जी। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 236 के डिस्क्रिप्शन आ रही है। सबसे पहले फाइलर का रेट सेपरेट होगा आपका। प्रॉपर्टी के केस में एक कॉन्सेप्ट आया था जी टैक्स ईयर 2025 में, लेट फाइलर। फाइलर वो पर्सन होगा जिसने ड्यू डेट के अंदर अपनी रिटर्न सबमिट की। अब टैक्स ईयर 24 में जिन लोगों ने 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर 2024 तक अपनी रिटर्न सबमिट कर दी विद इन ड्यू डेट, आपकी ड्यू डेट तो 30 सितंबर होती है लेकिन एक्सटेंड होके वो चली गई थी अक्टूबर एंड तक। जिन लोगों ने तो अक्टूबर एंड तक अपनी रिटर्न सबमिट कर दी थी, उनका 1 अक्टूबर को नाम एटीएल में आ गया था। तो ऐसे पर्सन जिनका नाम एटीएल में था उनके लिए एटीएल का रेट लगेगा। इसके अलावा ऐसे पर्सन जिन्होंने रिटर्न ड्यू डेट के बाद सबमिट किया, यानी कि उन्होंने 1 नवंबर से लेके अब तक, मैं चलान बना रहा हूँ 31 मई की डेट को, ऐसे लोग जिन्होंने ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट किया है और डिफॉल्ट सरचार्ज 1000 का चलान पे करके वो लेट फाइलर बन गए, तो ऐसे लोगों के लिए प्रॉपर्टी के केस में स्पेसिफिकली डबल रेट लगेगा। फाइलर के केस से डबल रेट लगेगा। और ऐसे लोग जिन्होंने रिटर्न सबमिट ही नहीं की, वो नॉन फाइलर हैं, उनके केस में जो रेट है वो और लगेगा जी। तो सबसे पहले तो ये 3 कैटेगरीज आपने समझनी है। फाइलर ऐसे लोग जिन्होंने ड्यू डेट के अंदर रिटर्न सबमिट की, लेट फाइलर ऐसे लोग जिन्होंने ड्यू डेट के बाद रिटर्न सबमिट की और साथ में एटीएल में आने के लिए 1000 का डिफॉल्ट चार्ज पे कर दिया। और नॉन फाइलर ऐसे लोग जिन्होंने रिटर्न ही सबमिट नहीं की, या जिन लोगों ने रिटर्न तो सबमिट किया है लेकिन 1000 का जो डिफॉल्ट चार्ज है वो पे नहीं किया। इंडिविजुअल के केस में, कंपनी के केस में आपके डिफॉल्ट चार्ज की अमाउंट 20,000 होगी और एओपी के केस में जो आपका डिफॉल्ट चार्ज है उसकी अमाउंट होगी 10,000। अच्छा जी, जिस तरह ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी उसने डिफरेंट स्लैब्स बना दिए प्रॉपर्टी की वैल्यू वाइज, ऐसे ही ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी भी जो आप पे इनकम टैक्स लगना है ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी उसके डिफरेंट स्लैब्स बन गए। यानी कि अगर प्रॉपर्टी 5 करोड़ तक होगी तो रेट कोई और होगा, 5 करोड़ से एक्सीड करेगी तो रेट कोई और होगा, 10 करोड़ से एक्सीड करेगी तो रेट कोई और होगा। वेयर दी फेयर मार्केट वैल्यू डज नॉट एक्सीड 50 मिलियन, जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है अगर उसकी वैल्यू 5 करोड़ तक है तो उस केस में जो आपके पास रेट लगेंगे वो ये हैं जी। फाइलर के केस में 3% रेट लगेगा, लेट फाइलर के केस में आप पे 6% रेट लगेगा, और अगर आप फाइलर ही नहीं है तो आप पे रेट लगेगा 12%। उसके बाद सेकंड स्लैब आ रहा है आपके पास जी, वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड्स ₹50 मिलियन बट डज नॉट एक्सीड ₹100 मिलियन। जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है उसके अगेंस्ट जो आपने पैसे दिए हैं वो 5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक है, मतलब कि 5 से 10 करोड़ के दरमियान है, तो इस केस में जो रेट है वो 3.5% हो जाएगा फाइलर के केस में। लेट फाइलर के केस में डबल हो जाएगा जी, 3.5 का अगर आप डबल करें तो 7% हो जाएगा, और नॉन फाइलर के केस में जनाब 16% है। इसके बाद थर्ड स्लैब आ जाएगी आपके पास, वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड्स ₹100 मिलियन। अगर आप 10 करोड़ से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे 1 अरब की खरीद लें, तो इस केस में जो फाइलर का रेट है वो 4% हो जाएगा, लेट फाइलर के केस में डबल हो जाएगा 8%, और नॉन फाइलर के केस में आपका रेट जो है वो 20% तक चला जाएगा। तो ये आपने बात याद रखनी है कि 3 कॉन्सेप्ट हैं, एक फाइलर वाला, एक लेट फाइलर वाला और तीसरा नॉन फाइलर वाला, और 3 ही स्लैब्स हैं। अगर जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी वैल्यू 5 करोड़ तक है तो 3% लगेगा फाइलर के केस में, लेट फाइलर के केस में डबल हो जाएगा, और नॉन फाइलर के केस में 12% है। अगर जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी वैल्यू 5 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ तक है, यानी कि 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ के दरमियान है, तो इस केस में जो फाइलर के केस में रेट लगेगा वो 3.5 है, लेट फाइलर के केस में 7% है और नॉन फाइलर के केस में 16% है। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है तो इस केस में फाइलर का जो रेट है वो 4% लगेगा, लेट फाइलर का 8% लगेगा और नॉन फाइलर के केस में 20% लगेगा। तो जी ये हमारे टैक्स स्लैब्स आ गए। इसके बाद सिंपली हम जाएंगे एफबीआर की वेबसाइट पे और देखेंगे कि हमने टैक्स चालान किस तरह से बनाना है। तो एफबीआर की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, इसके अलावा आप गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं। तो गूगल पे चलता हूँ जी। गूगल पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे जी एफबीआर आयरस, या आयरस एफबीआर सर्च कर लें। तो ये जो पहला लिंक आ रहा होगा सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। ये जो पॉपअप आ रहा होगा आपके पास, आप सिंपली इसको क्लोज कर दें। तो एफबीआर का जो आयरस पोर्टल है इसका आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा जी। अगर आप राइट साइड पे देखें तो सबसे ऊपर आपके पास आ रहा है जी
कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 7E वेरिफिकेशन, ई पेमेंट्स, टैक्स आसान, एफबीआर मालूमात, हेल्प क्लाइंट्स कॉन्टैक्ट अस। तो हमारा जो कंसर्न है वो है जी ई पेमेंट्स के साथ। ये देखें जी ई पेमेंट्स न्यू, तो ई पेमेंट्स पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आपने ई पेमेंट्स पे क्लिक किया आपको ये ई पेमेंट वाले टैब पे ले आएगा। अभी ये आपका सिलेक्टेड है जी ई पेमेंट्स सेल्स टैक्स, और ये देखें जी सेल्स टैक्स वाला जो टैब है ये हाईलाइटेड है। सेल्स टैक्स के बाद आपके पास आ रहा है जी फेडरल एक्साइज, उसके बाद इनकम टैक्स और उसके बाद आ रहा है विदहोल्डिंग। हमारा कंसर्न है जी विदहोल्डिंग के साथ, तो विदहोल्डिंग पे आके सिंपली आप कहीं भी क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने विदहोल्डिंग पे क्लिक किया और उसके बाद ये आ रहा है जी एडजस्टेबल इनकम टैक्स, और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। ये देखें जी ई पेमेंट्स और एडजस्टेबल इनकम टैक्स, और जो आपका चलान भी बनेगा अंडर सेक्शन 236 के वो आपका एडजस्टेबल इनकम टैक्स ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि विदहोल्डिंग को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आपका एडजस्टेबल इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, आपने इसको ऐसे ही रहने देना। अच्छा जी, आगे आ रहा है जी टैक्स पेयर स्लैश विदहोल्डिंग एजेंट्स पर्टिकुलर्स। विदहोल्डिंग एजेंट से मुराद ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके बिहाफ पे टैक्स जो है डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है। अब सपोज कर लें आपने किसी सोसाइटी में घर लेना है। जब आप घर ले रहे होंगे, प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे ट्रांसफर करा रहे होंगे, सोसाइटी आपको कहेगी कि जनाब ये 236 के का जो टैक्स है ये जमा करवाएं। उसमें जो विदहोल्डिंग एजेंट होगा वो सोसाइटी का नेम आ रहा होगा। सोसाइटी खुद भी आपसे पैसे लेके जमा करवा सकती है, या आपको कहेगी कि आप चालान बना के जमा करवा दें। जब तक आप चालान की कंफर्मेशन नहीं देंगे, जब आपका चालान बन जाता है आप उसको बैंक में जमा करा देते हो तो सीपीआर आपको रिसीव होता है। जब तक आप सीपीआर नहीं दोगे अपनी सोसाइटी में, सोसाइटी आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगी। ये तो सोसाइटी के केस में हो गया। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी शहर में है या किसी गांव में है अदर देन हाउसिंग सोसाइटीज, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो विदहोल्डिंग एजेंट है वो आपके होते हैं सब रजिस्ट्रार। आपके पाकिस्तान में हर तहसील के सब रजिस्ट्रार हैं, चाहे आपकी तहसील शेखपुरा है, चाहे शकरगढ़ है, नारोवाल है, व्हाट्सएवर, हर तहसील में सेपरेट जो है सब रजिस्ट्रार्स बैठे हुए हैं, और आपकी प्रॉपर्टी थ्रू सब रजिस्ट्रार्स ही जो है वो ट्रांसफर होती है। सपोज कर लें आपने किसी गांव में प्रॉपर्टी परचेज कर ली या किसी शहर में प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो जब आपने प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर करवानी है तो सब रजिस्ट्रार आपको कहेगा जी कि ये चालान आप पे करें। यहाँ वो आपको चालान बना कर दे देगा, या आपको कहेगा जनाब ये चालान बनवा के ये पे कर दें। जब तक आप उसको सीपीआर नहीं देंगे, चालान की कंफर्मेशन नहीं देंगे, तब तक वो आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जी विदहोल्डिंग एजेंट का। ऐसे लोग जो आपके बिहाफ पे जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं। विदहोल्डिंग एजेंट्स आपके यूजली होते हैं कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स या गवर्नमेंट। एक बात आपने याद रखनी है कि गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनका एनटीएन नहीं होता, उनका एफटीएन होता है जी, फ्री टैक्स नंबर। एनटीएन से मुराद आपका नेशनल टैक्स नंबर है और एफटीएन से मुराद आपका फ्री टैक्स नंबर है। गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एफटीएन होता है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट ने अपने एनटीएन को स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ एफटीएन के तौर पर। तो यूजली आपका विदहोल्डिंग एजेंट या सोसाइटी होगी या आपके सब रजिस्ट्रार्स होंगे, और सोसाइटी का पता है आपको या कंपनी होगी या पार्टनरशिप फर्म होगी। तो इस केस में आपने क्या सेलेक्ट करना है, आपने सेलेक्ट करना है जी एनटीएन स्लैश एफटीएन। तो ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है एनटीएन के साथ, इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद वो कह रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लीज एंटर वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर तो आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में घर परचेज कर रहे हैं तो आप हाउसिंग सोसाइटी का एनटीएन इधर ऐड कर देंगे, आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी से एनटीएन ले लेंगे। दूसरी बात यह कि अगर आप किसी सिटी वगैरह में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, सपोज कर लें आप गुलबर्ग लाहौर में प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करें, तो इस केस में क्या होगा, आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। तो गूगल पे चलता हूँ। गूगल पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे जी एफटीएन एफबीआर। तो ये आपके पास एफटीएन के लिस्ट जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं और उनके एफटीएन बने हुए हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो सिंपली इस लिंक पे क्लिक करूंगा, बाद ये आ रहा है जी अपडेटेड एफटीएन लिस्ट। तो सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और ये देखें जी ये एक्सेल की एक फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ, इसको अनेबल कर लेता हूँ। अगर मैं नीचे चलूँ तो ये 9190 एफटीएन बने हुए हैं। अगर आपने सब रजिस्ट्रार का सर्च करना है तो आप इसको फिल्टर लगा लें। अगर मैं टैक्स पेयर नेम पे सर्च करूं सब रजिस्ट्रार लिख के, तो ये देखें ये मेरे पास जितने भी सब रजिस्ट्रार्स हैं इधर आना शुरू हो जाएंगे, और ये तकरीबन 160 बन रहे हैं। ये 160 से भी ज़्यादा होंगे, कुछ जो है वो डैश के साथ हैं। अगर मैं दोबारा सर्च करूं सब स्लैश, तो ये देखें कुछ में डैश आ रही है। तो ये आपने याद रखना है। आप सपोज कर लें कि मैं सर्च कर लेता हूं जी गुलबर्ग, मैंने गुलबर्ग में प्रॉपर्टी परचेज करनी है, गुलबर्ग लाहौर में। तो ये देखें सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग आ गया और ये साइड पे इसका एफटीएन आ रहा है।
तो जी ये आपका एनटीएन है विदाउट चेक डिजिट। आपका कंप्लीट एनटीएन जो है वो 8 डिजिट्स का होगा और इसमें ये 7 डिजिट्स के बाद एक डैश आ रही होगी और लास्ट पे एक चेक डिजिट आ रहा होगा और वो कंप्लीटली आपका 8 डिजिट्स का हो जाएगा। अब आपने 8 डिजिट्स का एनटीएन किस तरह से चेक करना है, उसके लिए आप जाएंगे एफबीआर की वेबसाइट पे। तो एफबीआर की वेबसाइट पे चलता हूँ। अच्छा, एफबीआर की वेबसाइट पे आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये साइड से स्क्रॉल बार को पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं, आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो नीचे चलता हूँ जी। अच्छा, जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे आपके पास आ रहा होगा ऑनलाइन वेरिफिकेशंस और साइड पे आपके पास डिफरेंट टैब्स आ रहे होंगे। एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट इनकम टैक्स, एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट एजेके, एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट डाउनलोड्स, एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट सेल्स टैक्स एंड देन आपके पास आ रहा होगा टैक्स पेड प्रोफाइल इंक्वायरी। तो हमारा कंसर्न जो है वो है टैक्स पेड प्रोफाइल इंक्वायरी के साथ, तो सिंपली टैक्स पेड प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक करूंगा। तो ये टैक्स पेड प्रोफाइल इंक्वायरी वाला जो टैब है वो एक्टिवेट हो गया। ये देखें इधर से ग्रीन हो गया और इधर भी आपका टैक्स पेड प्रोफाइल इंक्वायरी आ गया। चेक टैक्स पेड प्रोफाइल यूजिंग एनटीएन स्लैश सीएनआईसी स्लैश रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन नंबर एटसेट्रा। तो ये जो आप एनटीएन इंक्वायरी है ये आप डिफरेंट मोड्स के थ्रू कर सकते हैं। आप सीएनआईसी के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, एनटीएन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। एनटीएन मतलब आपका चेक डिजिट से पहले वाला 7 डिजिट्स का जो है। सीएनआईसी रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। नीचे आ रहा है जी पैरामीटर टाइप और ऑप्शन दे रहा है सिलेक्ट का और साथ में ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो पैरामीटर्स में आपके यही आ रहे होंगे कि आप किसके थ्रू आप जो है चेक करना चाह रहे हैं। सीएनआईसी है, एनटीएन रजिस्ट्रेशन एंड कॉर्पोरेशन नंबर या पासपोर्ट है जी। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। तो मैं एनटीएन इंक्वायरी करना चाह रहा हूँ थ्रू एनटीएन, तो एनटीएन पे क्लिक करूंगा जी। आगे वो कह रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये जो आपका सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग था जो एफटीएन की लिस्ट में उसका एनटीएन नंबर आ रहा है विदाउट चेक डिजिट, वो आप इधर पेस्ट कर देंगे। तो वापस चलता हूँ जी अपनी एक्सेल की शीट पे। इस एफटीएन को कॉपी करूंगा, ये जो आ रहा है आपका सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग का, और वापस चलूंगा आईआरएस की वेबसाइट पे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे ये एनटीएन का बॉक्स बना हुआ है, सिंपली इधर क्लिक करके अपना जो है एफटीएन पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा एफटीएन आ गया। उसके बाद कैप्चा पूछ रहा है और ये जो डिजिट्स हैं ये सिक्योरिटी डिजिट्स आप इधर ये जो एंटर बना हुआ है इस बॉक्स में आप पेस्ट कर देंगे। इसके बाद सिंपली मैं क्लिक करूंगा वेरीफाई पे। तो ये देखें जी रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको आप एनटी नंबर भी कहते हैं, इसके बाद आपका रेफरेंस नंबर आ रहा होगा। तो ये आपका कंप्लीट जो है ये आपका एनटीएन है। ये देखें जी 90202272 ये कंप्लीट आपका जो है एनटीएन है विद चेक डिजिट। लास्ट वाला आपका चेक डिजिट है और इससे पहले ये डैश आ रही है। तो ये जो आपका कंप्लीट एनटीएन है विद चेक डिजिट ये आपने यूज़ करना है चलान बनाते हुए। अगर आप ये पेश करेंगे तो आपका चलान नहीं बनेगा, वो आपका जो विद होल्डिंग एजेंट है उसके पर्टिकुलर्स ही नहीं उठाएगा। अच्छा जी, इसके बाद किसी और रजिस्ट्रार के भी ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं जी एंटी इंक्वायरी। वापस चलता हूँ एक्सेल की शीट पे। अब ये तो आ गया ना सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग, ये देखें आरटीओ लाहौर। अब ये आ रहा है सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग टाउन आरटीओ 2 कराची। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ जी। वापस चलूंगा आईआरएस पे, पैरामीटर टाइप में एनटीएन है, रजिस्ट्रेशन नंबर पेश कर दूंगा जी। सिक्योरिटी कोड्स लगा लेते हैं कैप्चा के। वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, रेफरेंस नंबर में एनटीएन आ गया कंप्लीट आपका। नीचे चलता हूँ। ये देखें जी सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग टाउन। फर्दर नीचे चलूंगा तो आपका आरटीओ आ रहा होगा। ये देखें जी आरटीओ 2 कराची। सब रजिस्ट्रार जो है ये आपका कराची का है। पहले वाला जो सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग टाउन था वो लाहौर वाला था, ये कराची वाला है। ऐसे ही आप किसी और को भी सर्च कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा फ़िल्टर को ख़त्म करके सब रजिस्ट्रार लिखूं तो ये देखें, अब सपोज़ कर लें कि मैं सब रजिस्ट्रार जो है शेखपुरा सर्च कर लेता हूँ। तो ये कॉपी करूँगा, वापस चलता हूँ आईआरएस पे। पैरामीटर एनटीएन है, रजिस्ट्रेशन नंबर में एनटीएन दूंगा, कैप्चा मेंशन कर देता हूँ जी। वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। ये जी मेरा एनटीएन विद चेक डिजिट आ गया। नीचे चलता हूँ। ये नेम आ गया सब रजिस्ट्रार शेखुपुरा। फर्दर नीचे चलूँगा। ये जी रजिस्ट्रेशन स्लैश इनकॉर्पोरेशन नंबर कंप्लीट एफटीएन जो है इसका। फर्दर नीचे चलूँगा जी। ये एड्रेस आ गया सब रजिस्ट्रार शेखुपुरा, आरटीओ लाहौर आ गया। सो इस तरह से आप किसी भी एफटीएन को सर्च कर सकते हैं। अब आपने चलान में भी होल्डिंग एजेंट के पर्टिकुलर्स कैसे फैच करने हैं, तो वापस चलता हूँ जी अपने चलान पे। रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग का रजिस्ट्रेशन नंबर था, जो एनटीए नंबर था विद चेक डिजिट, वो इधर पेस्ट कर दूंगा जी।
ये हमारा एनटीएन था और विद चेक डिजिट आ रहा था -2। तो ये मेरा एनटीएन आ गया सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग लाहौर के केस में। यहाँ तक भी आपका जनाब जो एफ टी एन है वो कंप्लीट है, लेकिन सिस्टम जो है वो चेक डिजिट के साथ मांगता है। कंप्लीट जो है 8 डिजिट्स का, यहाँ तक ये होगा आपका 7 डिजिट्स का, इसमें एक डैश आ रही होगी और लास्ट पे चेक डिजिट आ रहा होगा। अच्छा जी, इसके बाद ये आपका चेक डिजिट आ रहा है, ये कैप्चा आप ऐड करेंगे, तो ये इधर मैं ऐड कर देता हूँ जी। और इसके बाद आप ये जो सर्च का बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखें जी, सब रजिस्ट्रार का नेम उठा लिया सिस्टम ने, ईमेल उठा ली, CNIC/STRN, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर बना नहीं है और CNIC होगा नहीं क्योंकि ये तो एक गवर्नमेंट एंटिटी है, इसका FTN है। सिटी ऑटोमेटिकली उठा लीजिए और RTO लाहौर है, सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग लाहौर है तो उसका RTO लाहौर ही होगा। तो आपने क्या करना है, आपने जो ईमेल है ये एडिटेबल है, ईमेल आपने अपना लिखना है। ईमेल अपना देने का ये पर्पज़ है कि जैसे ही आपका PSID कंफर्म हो जाएगा, जब आपको पेमेंट की कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपका चालान सबमिट हो गया, तो आपको PDF में ईमेल भी आ जाएगी। तो इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इधर अपना ईमेल ऐड कर दूंगा। तो जी ये मेरा जो टैक्स पे / विदहोल्डिंग एजेंट है, इसके पर्टिकुलर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नीचे चलूंगा जी, ये साइड पे स्क्रॉल बार आ रही है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं, आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करता हूँ जी। अच्छा जी, नॉन रेजिडेंट पेमेंट्स आर नाउ अवेलेबल, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो नॉन रेजिडेंट के केस में भी सारा प्रोसीजर सेम है, सिर्फ नॉन रेजिडेंट के केस में आपको आइडिया है कि नॉन रेजिडेंट के केस में लेट फाइलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा जी, नॉन रेजिडेंट के केस में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे नॉन रेजिडेंट के केस में आप अपना पीओसी या नाइकॉप लगाएंगे नॉन रेजिडेंट का। जैसे ही आप पीओसी या नाइकॉप लगाएंगे तो आपका जो चालान है वो अप्रूवल के लिए कंसर्न कमिश्नर के पोर्टल में चला जाएगा, और जैसे ही वहाँ से अप्रूव होगा तो जो एडिशनल रेट है लेट फाइलर वाला भी और नॉन फाइलर वाला भी, वो नॉन रेजिडेंट्स पे नहीं लगेगा। OTC पेमेंट जी, ओवर द काउंटर पेमेंट, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट जो पेमेंट मेथड है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। अच्छा जी, आप ओटीपी के अलावा डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आप चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और आप पे ऑर्डर के थ्रू भी अपने चालान की पेमेंट कर सकते हैं। चेक या पे ऑर्डर को सेलेक्ट करने के लिए ये जो ओटीसी पेमेंट का ऑप्शन बना हुआ है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। और ये जो मोड के साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे दोबारा, और जो भी आपका अदर मोड ऑफ पेमेंट है, चेक है या पे ऑर्डर है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने इसको OTC ही रहने देना है, OTC मोड में भी आपका पे ऑर्डर और चेक चल जाएगा। तो सिंपली इसको क्लोज कर लेता हूँ जी। आगे वो कह रहा है, इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज इन क्रिएटिंग पेमेंट्स प्लीज विजिट e.fbr.pk/authentication-login.aspx to जनरेट पेमेंट्स फॉर रजिस्टर एंड फिक्स/फाइनल इनकम टैक्स। आगे वो कह रहा है कि अगर आपको ई पेमेंट्स, ये जो आयरस का ई पेमेंट्स है, इसमें चलान बनाते हुए कोई डिफिकल्टी हो रही है, तो आप E.fbr के पुराने पोर्टल से भी चलान बना सकते हैं जी। आपका पुराना पोर्टल भी चल रहा है। इसके बाद आ रहा है जी सेलेक्ट टैक्स ईयर। तो जनाब अभी आपका टैक्स ईयर चल रहा है 2025। टैक्स ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। और जो टैक्स ईयर लगता है, अब 2025 हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपका जो टैक्स ईयर है वो 2025 में खत्म होगा। इस जून में आपका टैक्स ईयर खत्म हो रहा है, वो वही जून आपका डिफाइन करेगा टैक्स ईयर को। आप सपोज कर लें कि आपकी प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2025 में जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक जो है ये हमारा टैक्स पीरियड होगा, और हमारा जो टैक्स ईयर है वो एंड हो रहा है 30 जून 2026 को। तो इस केस में जो हमारा टैक्स ईयर है वो 2026 आएगा। अब मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 30 मई 2025 को। 30 मई के बाद जो जून आ रहा है वो 2025 में आ रहा है, तो इस केस में जो मेरा टैक्स ईयर है वो 2025 होगा। तो ये जो सिलेक्ट टैक्स ईयर है, इसके साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से 2025 सेलेक्ट कर लूंगा। आगे वो कह रहा है सिलेक्ट टैक्स मंथ, किस मंथ में आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ जी इन द मंथ ऑफ मई, तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगा और इधर से मई सेलेक्ट कर लूंगा। तो जी ये मेरा टैक्स ईयर और पीरियड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आ रहा है जी टैक्स पे डिटेल्स, रेजिडेंट पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है और आप नॉन रेजिडेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, लॉ की लैंग्वेज में या टैक्स लॉज की लैंग्वेज में रेजिडेंट से मुराद ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो पाकिस्तान में 183 डेज या इससे ज़्यादा प्रेजेंट हो, 183 दिन या इससे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में उनका स्टे हो। और नॉन रेजिडेंट से मुराद डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो 183 दिन जो है पाकिस्तान में नहीं रहे। तो जी हमारे केस में जो बंदा प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है वो रेजिडेंट है और वो 183 डेज या इससे ज़्यादा पाकिस्तान में रहे। उसके बाद वो कह रहा है जी पेमेंट सेक्शन, तो आपको पता है कि ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी जो आपका पेमेंट सेक्शन है वो आएगा 236 के। तो सेक्शन को सेलेक्ट करने के लिए ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे
तो एडजस्टेबल टैक्सेस के सारे सेक्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगे। आप ये साइड पे जो स्क्रॉल बार है इसको पकड़ के भी नीचे जा सकते हैं, आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ जी, और ये सेक्शन जो है डिफाइन है सीरियल नंबर वाइज। ये देखें 153 आ रहा है, इसके बाद 155, जो भी आपके एडजस्टेबल के सेक्शंस होंगे वो आना शुरू हो जाएंगे। 231 आ गया जी, 234, 235, 236 ये आ गया जी सेल पे, और ये देखें जी 236 के परचेज स्लैश ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा जी पेमेंट सेक्शन सेलेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद वो मांग रहा है जी टैक्स पेयर की डिटेल्स, सीएनआईसी है या एनटीएन है। आपको पता है इंडिविजुअल के केस में तो सीएनआईसी होगा, इसके अलावा अगर कोई कंपनी या पार्टनरशिप फर्म जो है वो प्रॉपर्टी परचेज कर रही है तो एनटीएन आएगा। अगर कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो आपको पता है एफटीएन आएगा। तो जी हमारे केस में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, सीएनआईसी ही बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, तो मैं भी सीएनआईसी ही रहने दूंगा। इसके बाद ये आ रहा है जी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा और इधर जो आपका कंप्लीट सीएनआईसी नंबर है विदाउट डैशेस वो आप ऐड कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपको 3 लोगों का जो है सीएनआईसी ऐड करके दिखाऊंगा। पहला ऐसा पर्सन जिसने टाइमली रिटर्न सबमिट की है, जिसका स्टेटस एक्टिव फाइलर आ रहा है। दूसरा ऐसा पर्सन जिसने रिटर्न लेट सबमिट किया, उसका स्टेटस लेट फाइलर आ रहा है। और तीसरा ऐसा पर्सन जिसने रिटर्न ही सबमिट नहीं की, यानी कि वो नॉन फाइलर है। तो सबसे पहले जो फाइलर है उसका सीएनआईसी ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने सीएनआईसी ऐड कर दिया विदाउट डैशेस। इसके बाद आप सिंपली ये जो सर्च बार है इस पर क्लिक करेंगे। टैक्स पेयर की जो डिटेल्स है सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेगा। नेम आ गया, सिटी आ गया। अगर सिटी नहीं भी उठा रहा तो ये ड्रॉप डाउन के साथ आप क्लिक करके सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो स्टार बने हुए ये फील्ड्स आपने लाजमी जो है फुलफिल करनी है। कुछ फील्ड्स सिस्टम ऑटोमेटिकली फिल कर देगा, जैसे नेम है, सिटी है, अदर स्टेटस है और एड्रेस है। कुछ केसेस में जो सिटी है वो मिस होगा, सिटी आपने खुद सेलेक्ट कर लेनी है ये ड्रॉप डाउन के साथ। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है टैक्सेबल अमाउंट। अच्छा, मैंने आपको तीन स्लैब्स दिखाए थे। अगर प्रॉपर्टी जो आप परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू 5 करोड़ तक है, यानी कि 50 मिलियन, तो उस केस में रेट 3% होगा। 5 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ के दरमियान होगी तो उस केस में आपको पता है कि रेट 3.5% होगा। और अगर जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं वो 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से बढ़ रही है तो उस केस में आपको पता है कि रेट 4% हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की वैल्यू जी 5 करोड़ तक रख लेते हैं। तो जी 50 मिलियन ऐड कर देता हूँ। टैक्सेबल अमाउंट ऐड करने के बाद आप सिंपली कहीं भी क्लिक करेंगे, सिस्टम जो है टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट खुद ही कंप्यूट करेगा। तो कहीं भी क्लिक कर लेता हूं जी। अब ये वैल्यू मेरी 5 करोड़ तक है, तो देखें रेट 3% सिस्टम ने खुद ही ऑटोमेटिकली फैच कर लिया और टैक्स की अमाउंट भी सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जो है 15 लाख बना ली। अच्छा जी, आप सपोज कर लें कि जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है उसकी वैल्यू 5 करोड़ से बढ़ गई है। 5 करोड़ 10 लाख कर लेते हैं, 51 मिलियन कर लेते हैं जी। 51 लिखूंगा और कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली रेट 3.5 मिलियन लगा दिया। जैसे ही स्लैब चेंज हुआ, बंदा फाइलर था तो रेट 3% से बढ़ के 3.5% हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसको 100 मिलियन से एक्सीड कर देता हूं, यानी कि वैल्यू जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो डबल क्लिक करूंगा, इस अमाउंट को सेलेक्ट कर लूंगा और इसकी जगह नई अमाउंट ऐड कर दूंगा। तो जी ये मैंने 101 मिलियन जो है ये अमाउंट ऐड कर दिया। तो कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये 10 करोड़ से बढ़ गई है। तो ये देखें जी 4% रेट जो है सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया। तो जी ये तो हो गया ऐसा पर्सन जिसका नाम एटीएल में आ रहा था। अब मैं आपको ऐसे पर्सन का भी सीएनआईसी लगा के दिखा देता हूँ जिसका नाम एटीएल में तो आ रहा है लेकिन लेट फाइलर है जी, उसने लेट रिटर्न सबमिट की है और 1000 का सरचार्ज पे करके उसका नाम एटीएल में आया। तो जी सीएनआईसी पे क्लिक करता हूँ और इसकी जगह नया सीएनआईसी ऐड कर दूंगा। इसके बाद दोबारा सर्च पे क्लिक करूंगा। सिस्टम ने नेम उठा लिया, स्टेटस उठा लिया और एड्रेस उठा लिया। अब ये देखिए सिटी के साथ स्टार आ रहा है, यानी कि ये कंपलसरी फिल करनी है लेकिन सिस्टम ने नहीं उठाया। तो ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और जो भी सिटी होगी आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी को सिलेक्ट करने के लिए ये साइड पे स्क्रॉल बार भी बनी हुई है, आप इसको पकड़ के भी नीचे जा सकते हैं। इसके अलावा आप अल्फ़ाबेट लिख के भी सर्च कर सकते हैं। सपोज कर लें अगर मैंने लाहौर सेलेक्ट करना है तो एल लिखूंगा, तो ये देखिए ये मुझे एल वाले जितने भी सिटीज़ हैं उधर ले जाएगा। तो लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मैंने आपको बताया कि ये ऐसा पर्सन है जिसने रिटर्न तो सबमिट की है लेकिन लेट सबमिट की है और 1000 का सरचार्ज पे करके लेट फाइलर वाले स्टेटस पे आ गया। तो इधर मैं अमाउंट लिख देता हूँ जी 50 मिलियन तक। आपको पता है कि लेट फाइलर के केस में रेट डबल हो जाएगा। अगर फाइलर के केस में रेट 3% है 5 करोड़ तक, तो लेट फाइलर के केस में जो है वो 6% हो जाएगा। तो 50 मिलियन ऐड कर लेता हूँ यानी कि 5 करोड़। इसके बाद कहीं भी क्लिक करता हूँ जी, तो ये देखें जी रेट 6% है। अगर मैं इसको 51 मिलियन कर दूं तो ये मेरा चला जाएगा 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ वाले स्लैब के दरमियान।
तो इस केस में आपको पता है कि फाइलर के केस में रेट 3.5% हो जाएगा और लेट फाइलर के केस में 7% हो जाएगा। तो 51 मिलियन करके देख लेते हैं जी, कहीं भी क्लिक करूंगा, ये देखिए 7% हो गया जी। ऐसे ही अगर मैं इसको 100 मिलियन से बढ़ा देता हूँ जी, 101 मिलियन कर देता हूँ, तो आपको पता है कि रेट मेरा फाइलर के केस में 4% है और लेट फाइलर के केस में 8% हो जाएगा। तो कहीं भी क्लिक करूंगा जी, तो ये देखें रेट 8% हो गया। ये टैक्स अमाउंट सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर दी। इसके बाद मैं आपको एक नॉन फाइलर वाला भी जो है वो CNIC चेक करवा देता हूँ जी। तो जी CNIC पे डबल क्लिक करूंगा और जो CNIC है वो ऐड कर देता हूँ जी। इसके बाद सर्च पे क्लिक करूंगा तो जो टैक्स पेयर है उसका नेम आ जाएगा, सिटी सिस्टम ने उठा ली, एड्रेस सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया और उसका स्टेटस उठा लिया। अच्छा जी, टैक्सेबल अमाउंट अब फर्ज कर लेते हैं कि ये जो अमाउंट है 5 करोड़ तक है, तो 50 मिलियन ऐड करता हूँ और इसके बाद कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये देखें जी, नॉन फाइलर के केस में आपको पता है 5 करोड़ तक रेट था 12%, 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान रेट होगा जी 16% और 10 करोड़ से एक्सीड करेंगे तो हो जाएगा 20%। अच्छा, इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ जी 51 मिलियन, 5 करोड़ से बढ़ा देता हूँ जी, तो ये देखिए 16% हो गया। ऐसे ही अगर इसको मैं 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से बढ़ाऊंगा, 101 मिलियन कर देते हैं जी, कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सिस्टम ने ऑटोमेटिकली रेट जो है 20% उठा दिया। अब जी हम चालान बना लेते हैं। अब सपोज कर लें जी कि इसकी वैल्यू 100 रुपये थी, आपको दिखाने के लिए लेट फाइलर का रेट था 12 और जो टैक्स की अमाउंट बनी हुआ है 12, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 12% से तो 12 रुपये बनेंगे। तो जी टैक्स पेयर की जो डिटेल्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसके बाद आप क्या करेंगे जी, आप क्लिक करेंगे ऐड पे, तो ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो टैक्स पेयर की डिटेल्स है ये ऐड हो चुकी हैं। फर्दर नीचे चलूंगा, ये देखिए जी एडिट टैक्स पेयर, सीरियल नंबर 1, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, जो आपका टैक्स पेयर है उसका CNIC नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी, कितनी अमाउंट की प्रॉपर्टी परचेज की, और टैक्स अमाउंट आ जाएगी, कितनी अमाउंट का टैक्स है। अच्छा, अगर मल्टीपल बंदे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, अब ये भी तो हो सकता है ना आप ज्वाइंटली प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। आप सपोज कर लें इस बंदे के नाम पे 40% प्रॉपर्टी थी, इसने 4 लाख पे किया, दूसरा बंदा है उसने 6 लाख पे किया, प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख थी। ऐसे ही जो सेकंड टैक्स पेयर है आप उसके पर्टिकुलर ऐड करके दोबारा ऐड पे क्लिक कर देंगे तो इस चलान में 2 टैक्स पेयर्स ऐड हो जाएंगे। ज्वाइंट प्रॉपर्टी है ना, अब अगर 10 भी होंगे तो ऐसे ही आप जो है बार बार जो है टैक्स पेयर्स ऐड करते जाएंगे। सपोज कर लें अगर रेजिडेंट है तो रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेंगे, CNIC है तो CNIC सेलेक्ट कर लेंगे, दोबारा से पेमेंट सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, इधर से सारे पर्टिकुलर्स देंगे और दोबारा आप ऐड पे क्लिक कर देंगे तो एक और जो है टैक्स पेयर वो ऐड हो जाएगा इधर। ऐसे ही आप जो है मल्टीपल टैक्स पेयर्स ऐड कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है ना किसी प्रॉपर्टी में 4 ओनर हो, 4 लोग मिलकर प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो इस तरह से आप जो है मल्टीपल जो है वो टैक्स पेयर्स उनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ऊपर चलूंगा, विथहोल्डिंग एजेंट की डिटेल्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं, टैक्स पेयर की डिटेल्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद सिंपली आप क्लिक करेंगे सबमिट पे, तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ। आगे वो कह रहा है पेमेंट कंफर्मेशन, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट PSID। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो PSID बन जाएगी, आपको ईमेल भी आ जाएगी और आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। नो पे क्लिक करेंगे तो ये PSID नहीं बनेगी आपकी, तो यस पे क्लिक करूंगा जी, PSID जनरेटेड, PSID हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, PSID नंबर आ जाएगा, ये नंबर होगा जिसको दे के आपने पेमेंट करनी है। अमाउंट है जी 12 रुपये, 100 रुपये मेरी वैल्यू थी प्रॉपर्टी की। आपको पता है कि नॉन फाइलर के केस में 5 करोड़ तक जो रेट है वो 12% है, तो 12 रुपये बन गया। सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग था मेरे केस में, ये उसका NTA नंबर आ गया। दिस PSID विल बी वैलिड फॉर 30 days, कॉपी दिस PSID एंड कीप इट सेफ, PSID हैज़ ऑल्सो बीन सेंड टू योर प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। तो जनाब PSID नंबर जो है वो आपको ईमेल पे चला गया होगा। इसके अलावा आप प्रिंट भी कर सकते हैं, तो आपने इधर से ही प्रिंट कर लेना PSID को, तो प्रिंट PSID पे क्लिक करूंगा तो ये देखें PDF की एक जो है फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई। इनकम टैक्स पेमेंट चालान, ये PSID नंबर हर केस में यूनिक होगा जी। RTO लाहौर है मेरे केस में, टैक्स ईयर 2025 है, मंथ/ईयर 5वां महीना और 25 जो है आपके टैक्स ईयर को डोनेट कर रहा है। विदहेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल है जी आपका, पेमेंट सेक्शन 236 के, परचेज/ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के, तो इसको आपने देख लेना है। सबसे पहले पेमेंट सेक्शन को देख लेना है, टैक्स ईयर और मंथ को देख लेना है। टैक्स पेयर्स पर्टिकुलर्स, टैक्स पेयर के पर्टिकुलर्स नहीं आ रहे होंगे जब तक आपको CPR की ईमेल ना आ जाए, तो मैं आपको CPR भी दिखा देता हूँ। फर्दर नीचे चलूंगा जी, फॉर विदहोल्डिंग टैक्सेज ओनली, विदहोल्डिंग एजेंट के पर्टिकुलर्स आपके आ रहे होंगे और वो आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। नेम ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट जी, सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग, CNIC/रजिस्ट्रेशन/इनकॉर्पोरेशन नंबर, तो ये FTN नंबर आ रहा होगा जी आपका विदहोल्डिंग एजेंट का, तो ये आपने देख लेना है। टोटल नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स 1, आप मल्टीपल टैक्स पेयर्स भी ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा हमारा एफटीएन नंबर जो था 7 डिजिट्स का था, ये सिस्टम ने खुद ही कंप्यूट किया, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। टोटल नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स 1 थे जी, मल्टीपल भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्टी में ज्वाइंट ओनर है तो। टोटल टैक्स डिडक्टेड 12 रुपये का था, 100 रुपये वैल्यू थी, 12 रुपये टैक्स डिडक्ट हो गया। अमाउंट ऑफ टैक्स इनवर्स 12 रुपीज़, 12 रुपीज़। आगे मोड एंड पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट, एडीसी पेमेंट है जी, इसको आपने नहीं छेड़ना, जो आपका ओटीसी पेमेंट मोड था जी। 12 रुपये हैं। ब्रांच नेम एंड एड्रेस, नो ब्रांच आ रहा होगा, क्योंकि ये आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, किसी भी बैंक में पे कर सकते हैं, और मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू भी पे कर सकते हैं। नेम ऑफ डिपॉजिटर, सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग, विदहोल्डिंग एजेंट का नेम आ रहा होता है, और ये पीएसआईडी नंबर है, ये हर केस में यूनिक होगा। अच्छा, जैसे ही आप ये पीएसआईडी सबमिट करेंगे किसी भी बैंक में, तो बैंक जो है आपको सीपीआर दे देगा उसी टाइम या थोड़े टाइम के बाद। इसके अलावा सीपीआर आपको ईमेल भी आ जाएगा, तो मैं आपको सीपीआर भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये सीपीआर की कॉपी है, आपको वैसे कलर में रिसीव होगा, ये हमने फोटो कॉपी लेके रखी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। और ये आगे जो है, ये पहले दौर में आप ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते थे जब आपने टैक्स चलान पे करना था। आजकल जो है ये ब्रांच लेस है, तो ये नहीं आ रहा होगा जी। सीपीआर नंबर, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट का नंबर जो है हर चलान के केस में यूनिक होगा। पेमेंट सेक्शन 236 के परचेज स्लैश ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के। एटीएल के केस में 1%, तो जी ये 2021 में 1% था। इधर एटीएल के केस में 3% आएगा अगर प्रॉपर्टी 5 करोड़ तक है। लेट फाइलर के केस में आपको पता है कि 6% आएगा, और नॉन फाइलर के केस में 12% आएगा। पेमेंट डेट आ रही होगी, किस डेट को आपने पेमेंट की है जी। आरटीओ एलटीओ आ रहा होगा, हमारे केस में आरटीओ लाहौर है जी। टैक्स पीरियड आपको पता है कि हमने मई 2025 सेलेक्ट किया है, तो हमारे केस में 05/2025 आ रहा होगा। नेचर ऑफ पेमेंट विदहेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल है जी। अकाउंट हेड, तो एफबीआर के जितने भी सेक्शंस हैं उनका अकाउंट हेड सेपरेट ही आ रहा होगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। पर्टिकुलर्स ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट, रजिस्ट्रेशन स्लैश इनकॉर्पोरेशन नंबर, तो एफटीएन नंबर आ गया। अब ये देखिए, हमने तो 7 डिजिट्स का सेलेक्ट किया था ना, ये सिस्टम ने खुद इतना लंबा जो है इसको डिफाइन कर दिया। नेम, सब रजिस्ट्रार इकबाल टाउन, हमारे केस में गुलबर्ग था। नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स 1, हमारे केस में भी 1 थे। तो डिटेल ऑफ टैक्स पेयर्स सीरियल ए का आ रहा है जी, एनटीएन स्लैश सीएनआईसी, तो ये कंपनी है तो कंप्लीट इसका एनटीएन आ गया। टैक्स ऑफिस एलटीओ लाहौर, हमारे केस में आरटीओ लाहौर आ रहा होगा। स्टेटस सीईओ कंपनी आ रहा है, हमारे केस में इंडिविजुअल आ रहा होगा, आईएनडी। टैक्स पेयर्स बिजनेस नेम एंड एड्रेस, टैक्स पेयर का नाम आ रहा होगा, कंपनी के केस में बिजनेस नेम आ रहा होगा और उसका एड्रेस आ रहा होगा। तो ये कंपनी का कंप्लीट नेम आ गया और कंपनी का कंप्लीट एड्रेस आ गया। पेमेंट सेक्शन थी 236 के, और आगे जो पेमेंट का कोड है वो आ रहा है जी। अमाउंट अगेंस्ट विच टैक्स इज बीइंग विदहेल्ड, हमारे केस में तो 100 रुपया था, इस केस में 158 मिलियन आ रहा है। अब हमारे केस में 100 आ रही होगी थी। अमाउंट अगेंस्ट विच टैक्स इज बीइंग विदहेल्ड, और टैक्स अमाउंट 12 रुपये है। टोटल में भी 100 और 12 रुपये आ रहा होगा। अमाउंट ऑफ टैक्स इधर 1.5 मिलियन, हमारे केस में 12 रुपीज़, और अमाउंट ऑफ टैक्स इनवर्स इधर हमारे 12 रुपीज़ आ रहा होगा जी। पेमेंट मोड आ रहा होगा जी, अमाउंट आ जाएगी, डेट आ जाएगी, अकाउंट स्लैश रेफरेंस नंबर, बैंक एंड ब्रांच ने नहीं, तो ये आपको पता है कि आपका पे ऑर्डर या चेक के केस में आ रहा होगा। फर्दर नीचे चलता हूँ। ये आपका सिग्नेचर एंड स्टैंप ऑफ मैनेजर स्लैश ऑथराइज ऑफिसर, इसको छोड़ दें जी। ये आईटी नंबर, ये आपका जो ऊपर सीपीआर नंबर है, ये नीचे भी लिखा हुआ है, और ये बार कोडेड है, ये आप देख सकते हैं जी। अगर आपका सीपीआर गुम भी जाता है तो इस नंबर के थ्रू जो है आप सीपीआर को दोबारा से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, हाउ टू डाउनलोड सीपीआर फ्रॉम एफबीआर वेबसाइट। अच्छा, इसके अलावा चालान बनाने का एक और दूसरा तरीका भी है। अक्सर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो वाला सीपीआर डिमांड करती हैं। अच्छा, आप जो पर्टिकुलर चालान है रिगार्डिंग परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के, जिसमें जो बायर है, जो प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, उसके सारे पर्टिकुलर्स आ रहे होंगे, उसका नेम, उसका सीएनआईसी, प्रॉपर्टी कितने परसेंट वो परचेज कर रहा है, प्रॉपर्टी में उसका शेयर कितना है, सारा कुछ आ रहा होगा जी। ऐसे जो सेलर है, उसका नेम, उसका सीएनआईसी, कितने परसेंट प्रॉपर्टी में उसका शेयर था जो वो बेच रहा है, तो सारी डिटेल्स आ रही होंगी। एज इट इज़ जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है, उसकी टाइप क्या थी, वो कमर्शियल थी, रेजिडेंशियल थी या इंडस्ट्रियल थी, उसकी डिटेल आ रही होगी। आगे जो प्रॉपर्टी है वो क्या थी, उसका स्टेटस क्या था, वो प्लॉट था, वो लैंड थी, वो बिल्डिंग थी, सारा कुछ आ रहा होगा। एज इट इज़ जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू और उसका कंप्लीट एड्रेस आ रहा होगा। सो जी, ऐसा चलान जिसमें बायर के सारे पर्टिकुलर्स आ रहे हों और सेलर के भी पर्टिकुलर्स आ रहे हों, ऐसा चलान बनाने के लिए हम वापस चलेंगे आईरिस पे। तो आईरिस पे चलता हूँ जी, दोबारा ई पेमेंट्स पे जाऊँगा जी। अभी ये आपके पास आ रहा है, ये अगर साइड पे देखें तो ये आ रहा है फेडरल एक्साइज, इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग और टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप जाएंगे जी टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। ये आपके पास जो टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला ई पेमेंट्स का सेक्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा।
पार्ट 1 में वो कह रहा है जी, पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टरिंग स्लैश ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इधर जो अथॉरिटी है या जो डिपार्टमेंट है जो प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है, उसकी डिटेल आएगी। अच्छा जी, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं किसी गांव में, किसी शहर में, तो इस केस में जो आपकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो आपका सब रजिस्ट्रार होगा, रेलेवेंट तहसील का। सब्सिक्वेंटली अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो इस केस में जो आपकी रजिस्टरिंग या ट्रांसफरिंग अथॉरिटी होगी वो आपकी कंसर्न जो है वो हाउसिंग सोसाइटी होगी। अब सपोज कर लें जो हमारे केस में रजिस्टरिंग या ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है वो हाउसिंग सोसाइटी है, तो हाउसिंग सोसाइटी का एंटीएन ऐड कर दूंगा, ये जो बॉक्स बना हुआ है जी। अच्छा जी, एंटीएन आ गया हाउसिंग सोसाइटी का। इसके बाद सिंपली आप सर्च पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें जी, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर, ऑटोमेटिकली उसने नेम फेच कर लिया जैसे ही मैंने रजिस्टरिंग अथॉरिटी का एंटीएन ऐड किया। उसके बाद पेमेंट सेक्शन दिसी। अच्छा जी, इसके बाद ये जो पेमेंट सेक्शन वाला ड्रॉप डाउन आ रहा है, इधर क्लिक करूंगा जी, तो ये दो ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, सेल स्लैश ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236C, और नीचे आ रहा है जी परचेज स्लैश ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236K। तो हम चलान बना रहे हैं रिगार्डिंग परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236K, तो 236K जो है इसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये डिफरेंट पार्ट्स में आ रहा होगा, इसके तकरीबन 5 पार्ट्स होंगे। ये तो पार्ट 1 हो गया जी। तो जो पार्ट 1 था इसमें सबसे पहले जो रजिस्टरिंग या ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है उसका आपने एंटीन सेलेक्ट कर लिया, तो हमने DHA कैंटीन लिखा, साथ में सर्च का बटन प्रेस किया तो उसने सोसाइटी का नेम जो है वो फेच कर लिया। पेमेंट सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया ड्रॉप डाउन से। उसके बाद आ रहा है जी पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, जो बंदा प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है आपने उसके पर्टिकुलर्स डालने। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है जी स्टेटस, और इसके साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है कि ये पर्सन जो है ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो हम जिस पर्सन का चलान बना रहे हैं या हम जिस बायर का चलान बना रहे हैं वो रेजिडेंट है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से रेजिडेंट सेलेक्ट कर लूंगा। आगे वो बता रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, तो रजिस्ट्रेशन टाइप में आपका CNIC या NTN आ रहा होगा, तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। अगर तो आप इंडिविजुअल बायर हैं तो CNIC सेलेक्ट कर लें, लेकिन अगर कोई कंपनी या पार्टनरशिप फर्म लैंड परचेज कर रही है तो उस केस में NTN आएगा, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के केस में CNIC नंबर नहीं होता, तो CNIC सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद आ रहा है जी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इधर आप अपना CNIC नंबर मेंशन कर देंगे, तो इधर अपना CNIC लिख देता हूँ जी। तो जी ये मैंने CNIC नंबर ऐड कर दिया। अगर आप विदाउट डैशेस भी ऐड करेंगे तो सिस्टम जो है डैशेस जो है ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड कर देगा। आगे ये आ रहा है जी एंटर कैप्चा, और ये बॉक्स बना हुआ है, तो इस बॉक्स में आपने ये जो कैप्चा के सिक्योरिटी कोड्स हैं ये मेंशन कर देने। तो बॉक्स पे क्लिक करूंगा और ये जो कोड्स हैं ये मेंशन कर दूंगा 719454। इसके बाद सिंपली आप सर्च पे क्लिक करेंगे। अच्छा, जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया तो सिस्टम ने जो टैक्स पेयर है उसका नेम और उसका जो ईमेल है वो ऑटोमेटिकली उठा दिया। ये जो आपका ईमेल है ये एडिटेबल है, आप ईमेल को ये और भी लिख सकते हैं, तो ईमेल को सेलेक्ट कर लूंगा और नया ईमेल लिख दूंगा जी। अच्छा, इसके साथ ही आ रहा है परसेंटेज शेयर, जो बंदा प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है इसका इस प्रॉपर्टी में कितने परसेंट शेयर है। अगर तो सोल ऑनर है तो 100% होगा, अगर मल्टीपल ऑनर्स हैं तो आपको पता है ऑनरशिप के हिसाब से जो है उसका शेयर होगा। तो ये पर्सन जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है ये सोल ऑनर है, तो इधर आप 100 लिख देंगे। तो इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा और इधर 100 लिख दूंगा जी। इसके बाद सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आगे वो कह रहा है पर्टिकुलर्स ऑफ सेलर, जो बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। एज इट इज़ सबसे पहले स्टेटस, तो स्टेटस में ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अच्छा, नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ एक डिफरेंस आएगा कि नॉन रेजिडेंट के केस में आपने POC या नाइको को अटैच करना है। आपको पता है कि नॉन रेजिडेंट के केस में 3% रेट लगता है, चाहे वो फाइलर है, चाहे वो नॉन फाइलर है, चाहे वो लेट फाइलर है। और जैसे ही आप चालान बना के अपना POC या नाइको को अटैच करेंगे तो आपका चला जाएगा कमिश्नर के पास, और जो रेलिवेंट कमिश्नर है वो उसको अप्रूव करेगा और फिर ही जो है आप 3% रेट का बेनिफिट ले सकेंगे। तो स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ से रेजिडेंट सेलेक्ट कर लूंगा। रजिस्ट्रेशन टाइप के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और CNIC है मेरा क्राइटेरिया, CNIC सेलेक्ट कर लूंगा। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर का बॉक्स बना हुआ इधर आप अपना CNIC नंबर मेंशन कर देंगे, तो इधर CNIC लिख देता हूँ जी। इसके बाद ये आ रहा जी कैप्चा, तो इधर ये जो कैप्चा है ये ऐड कर दूंगा 717898। सिंपली सर्च पे क्लिक करूंगा तो जो टैक्स पेयर है उसका नेम जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अगर ये पर्सन रजिस्टर्ड ना होता तो सिस्टम उसका नेम ना उठाता और इधर आपको मैनुअली नेम में ऐड करना पड़ता। सेलर टाइप, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। प्रिंसिपल सेलर है, अटॉर्नी है या ऑनर है, तो अगर ये पर्सन जो है ये प्रॉपर्टी ऑन कर रहा है तो सिंपली आप इसको ऑनर सेलेक्ट कर लें जी। परसेंटेज शेयर में अब देखिए, अगर ये पर्सन जो है ये सोलली ऑनर था और ये लैंड सेल कर रहा है तो इधर 100% आ जाएगा। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है परसेंटेज शेयर वाला इधर क्लिक करूंगा और इधर 100 ऐड कर दूंगा। इसके अलावा अगर मल्टीपल ऑनर्स होते तो शायद ये 50% ऑन कर रहा होता तो 50 लिख देते। इसके बाद फिर आप क्लिक करेंगे ऐड पे।
नीचे चलता हूँ जी, तो ये देखें इस सेलर के पर्टिकुलर्स ऐड हो गए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इधर आ रहा है परसेंटेज शेयर 100%, लेकिन अगर इस पर्सन का जो परसेंटेज शेयर है वो 50 होता तो एज इट इज़ आप एक और जो सेलर है उसके पर्टिकुलर्स ऐड करते और सिंपली ऐड पे क्लिक कर देते, तो इधर जो है जो दो सेलर हैं उनकी पर्टिकुलर्स आ रहे होते। लेकिन हमारे केस में सोल सेलर, तो इस वजह से हमने एक ही सेलर ऐड किया और उसका जो परसेंटेज शेयर है वो 100 कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं उसके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। सबसे पहले आ रहा है जी टाइप, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या एग्रीकल्चरल है। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी की टाइप है जो आप परचेज कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब सपोज कर ले मैं कर रहा हूँ रेजिडेंशियल, तो ये रेजिडेंशियल के साथ ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है इधर क्लिक करूंगा, तो ये मेरा रेजिडेंशियल सेलेक्ट हो गया। आगे कह रहा है स्टेटस, प्लॉट है, फ्लैट है, लैंड है या बिल्डिंग है, क्या चीज़ आप परचेज कर रहे हैं। अगर तो आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो ये आपका जो कवर्ड एरिया साइज जो है ये वाला ऑप्शन जो है ये एक्टिवेट नहीं होगा। अब सपोज कर ले मैं बिल्डिंग पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये जो आपका कवर्ड एरिया साइज है ये वाला ऑप्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा और इधर आपको लिखना पड़ेगा। अब सपोज कर लें आपने 1000 स्क्वायर यार्ड परचेज की है, तो इधर आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कितने स्क्वायर यार्ड है वो आपका कवर्ड एरिया। और एरिया यूनिट में आप सेलेक्ट कर लेंगे कि जो कवर्ड एरिया उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या है, स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर फीट है, एकड़ है या सरसई है, तो इधर से आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में जो हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो है जी प्लॉट, तो ये जो प्लॉट के साथ राउंड सर्कल बना हुआ है इधर क्लिक करूंगा और ये मेरा प्लॉट सेलेक्ट हो गया। आगे वो कह रहा है लैंड साइज, तो जो लैंड का साइज है वो सिलेक्ट कर लूंगा। ये जो बॉक्स बना हुआ है इधर क्लिक करूंगा और इधर लैंड साइज मेंशन कर दूंगा। तो जी 5 मरला है हमारे केस में। आगे कह रहा है लैंड यूनिट, तो यूनिट ऑफ मेजर सेलेक्ट कर लेंगे। एज इट इज़ यूनिट ऑफ मेजर को सेलेक्ट करने के लिए ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है इधर क्लिक करूंगा और इधर से जो भी आपका यूनिट ऑफ मेजर होगा, मरला है, केनाल है, एकड़ है, आप इधर से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। हमारे केस में मरलाज है तो जनाब मरला सेलेक्ट कर लूंगा। आगे कवर्ड एरिया साइज वाला ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है क्योंकि मैं प्लॉट जो है वो परचेज करूंगा और वो आपको पता है कि प्लॉट के केस में तो कवर्ड एरिया होता नहीं है। उसके बाद आगे आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना स्टार्ट कर देना जी। प्लॉट, हाउस, फ्लैट स्लैश शॉप स्लैश एक्सेट्रा नंबर, प्लॉट नंबर लिख दूंगा जी। स्ट्रीट स्लैश लेन स्लैश एक्सेट्रा नंबर, स्ट्रीट का नंबर आ जाएगा जी। ये जिनके साथ ये स्टार लगा हुआ ये कंपलसरी फील्ड्स हैं तो इनको आपने लाजमी फिल करना है। नेम ऑफ सेक्टर स्लैश फेज स्लैश मोहल्ला, तो जो आपका सेक्टर है या जो सोसाइटी है उसका नेम आ जाएगा सेक्टर नेम के साथ। अब ये खसरा स्लैश खेवट स्लैश एकड़ स्लैश एटसेट्रा नंबर, इसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ। एक तो इसको आपने फिल भी नहीं करना और दूसरा ये प्योरली अगर आप एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी परचेज करते तो इस केस में आ रहा होता, क्योंकि खसरा स्लैश खेवट स्लैश एकड़ नंबर ये आपका फ़र्द पे लिखा होता है। जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी फ़र्द पे ये लिखा होता है जी। तो अगर आप एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो उस केस में आपने इधर खसरा नंबर लिखना जी। नेम ऑफ प्रोविंस, किस प्रोविंस में आप जो प्रॉपर्टी परचेज करें वो सिचुएट करिए, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से जो आपका प्रोविंस होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये साइड पे स्क्रॉल बार पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं, इसके अलावा आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और इधर से पंजाब सेलेक्ट कर लूंगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, तो ये डिस्ट्रिक्ट के नीचे ड्रॉप डाउन बना हुआ इधर क्लिक करूंगा। अच्छा, ये साइड बार पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं जी, स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिटी का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिख के भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो मैं लाहौर के लिए एल लिख देता हूँ, तो ये देखें ये एल वाली सिटीज़ पे मुझे ले गया। इधर से मैं लाहौर सेलेक्ट कर लूँगा। अथॉरिटी टाइप, कौन सी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, आप किस अथॉरिटी के अंडर आ रहा है जो आप प्रॉपर्टी परचेज करें, तहसील है, टाउन है या हाउसिंग अथॉरिटी है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा। आज सपोज कर लें कि हमारे केस में हाउसिंग अथॉरिटी है क्योंकि हम डीएचए के अंडर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो हाउसिंग अथॉरिटी सेलेक्ट कर लूँगा। आगे वो कह रहा है टैक्स ऑफिस एज पर सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका टैक्स ऑफिस कौन सा आ रहा है। तो ये देखें हमारे केस में कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर आ रहा है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप जो भी आपका रेलेवेंट टैक्स ऑफिस है आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आगे वो कह रहा है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड टैक्स कंप्यूटेशन, जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की है उसकी वैल्यू कितनी है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू आप मेंशन करेंगे। ये देखें जी टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, तो इधर मैं आप प्रॉपर्टी की वैल्यू मेंशन कर दूंगा। सपोज प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारे केस में थी 1 लाख, तो 1 लाख लिख देता हूँ। शेयर वैल्यू, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उतनी ही आपने शेयर वैल्यू लिख देनी है, तो इधर भी 1 लाख मेंशन कर दूंगा जी। अब इसके बाद आप कहीं भी क्लिक करें तो ये देखें जी विदहोल्डिंग टैक्स रेट 3% आ गया। ये जो पर्सन था ये फाइलर था और इसने विद इन ड्यू डेट अपनी रिटर्न सबमिट की थी, इस वजह से इसका रेट 3% लग रहा है। अगर ये पर्सन लेट फाइलर होता तो डबल हो जाता और आपको पता है कि नॉन फाइलर के केस में इससे भी रेट बढ़ जाना था।
तो जी विदहोल्डिंग टैक्स रेट 3% आ गया, विदहोल्डिंग टैक्स अमाउंट 3000 आ गई और टोटल टैक्स अमाउंट टू बी पेड वो भी 3000 आ गई। यहाँ तक मेरी जो डिटेल्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और आप फाइलर नहीं है और आप चाहते हैं कि आप पे 3% वाला रेट ही लगे, तो सिंपली आप अटैचमेंट्स पे जाएंगे और इधर अपना पीओसी का फ्रंट एंड बैक या नाइकोप का फ्रंट एंड बैक जो है उसको अटैच कर देंगे और उसके बाद सिंपली आप क्लिक करेंगे सबमिट पे, तो ये आपका चले जाएगा कमिश्नर के पास। रेलेवेंट कमिश्नर इसको अप्रूव करेगा, तो उसके बाद आपका जो कंफर्म पीएसआईडी है, जो पीएसआईडी अप्रूव हुई होगी, वो आपको ईमेल आ जाएगी, तो वो पीएसआईडी फिर आपने जो है पे करनी है। अच्छा जी, वापस चलता हूँ वैल्यू प्रॉपर्टी एंड टैक्स कंप्यूटेशन पे। अब ये देखें, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 50 मिलियन, यानी कि 5 करोड़ के अंदर अंदर, इस वजह से 3% लगा हुआ है। इसके अलावा 50 मिलियन से ऊपर और 100 मिलियन तक जो है वो मेरा रेट होता है 3.5%। और आपको पता है कि अगर 100 मिलियन से एक्सीड कर जाता तो ये मेरा रेट हो जाता है जी 4%। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, यहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन सारी कंप्लीट है रेजिडेंट के केस में। इसके बाद सिंपली मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ जी। आगे वो कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट पीएसआईडी, यस। अगर नो करेंगे तो वापस चला जाएगा जी, तो यस पे क्लिक करूंगा। पीएसआईडी हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, पीएसआईडी नंबर आ गया, अमाउंट ड्यू जी 3000 है, जो आपकी रजिस्टरिंग स्लैश ट्रांसफरिंग अथॉरिटी हमारे केस में डीएचए थी वो आ गई और उसका एनटीएन आ गया। दिस पीएसआईडी विल बी पेड फॉर 30 डेज, कॉपी दिस पीएसआईडी एंड कीप इट सेफ, पीएसआईडी हैज आल्सो बीन सेंट टू योर प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। आगे वो कह रहा है कि पीएसआईडी जो है ये 30 डेज के लिए वैलिड है, विद इन 30 डेज आपने पेमेंट करनी है, और वो बता रहा है कि पीएसआईडी का जो नंबर है वो आपको ईमेल और सेल नंबर पर भी भेज दिया गया। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि पीएसआईडी बनाने के बाद आपने इसको प्रिंट कर लेना है, क्योंकि आपको ईमेल पे सिर्फ जो है पीएसआईडी नंबर गया होगा। तो प्रिंट पीएसआईडी पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे पास पीएसआईडी पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें जी, पीएसआईडी डाउनलोड हो गई। सिंपली इसको ओपन करता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास पीएसआईडी आ गई। टैक्स ऑन सेल स्लैश परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पीएसआईडी नंबर आ गया। ये पीएसआईडी नंबर दे के आपने ये जो पीएसआईडी है ये पे करनी है। आप किसी भी बैंक में भी इसको पे कर सकते हैं, किसी भी बैंक की ब्रांच में। इसके अलावा आप ई बैंकिंग के थ्रू, किसी भी मोबाइल की ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली आप कोई भी जो आपका मोबाइल वॉलेट है, जैज कैश, इसी पैसा नया पे, सदा पे, इनके थ्रू भी पे कर सकते हैं। फॉर वन बिल पेमेंट थ्रू मेंबर बैंक प्लीज यूज प्रीफिक्स 99999। अच्छा, अगर आप वन बिल पेमेंट वाउचर के थ्रू पे करना चाह रहे हैं तो आप पीएसआईडी नंबर से पहले 99999 लगाएंगे और सब्सिक्वेंटली आप जो है पीएसआईडी नंबर लगाएंगे। तो वन बिल पेमेंट वाउचर का ऑप्शन जो है ये सारी ऐप्स में आ रहा होता है। टैक्स ईयर आ गया जी 2025। टैक्स ऑफिस हमारा सीटीओ लाहौर था। प्रोविंस पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट आपका लाहौर है। डेट आपकी जिस दिन की आपने चालान बनाया वो डेट आ रही होगी। तहसील है, टाउन है या हाउसिंग अथॉरिटी है, तो हमारे केस में जनाब हाउसिंग अथॉरिटी थी, जिसके अंडर हमारी प्रॉपर्टी जो है वो फॉल कर रही है। एनटीएन स्लैश एफटीएन, तो सोसाइटी के केस में आपको पता है एनटीएन आ जाएगा। पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, जो बंदा प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसके पर्टिकुलर्स आ रहे होंगे। सीरियल, एक ही सीरियल है जनाब, क्योंकि एक ही पर्सन जो है वो 100% प्रॉपर्टी जो है वो बाय कर रहा है। जो पर्सन प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसका एनटीएन या सीएनएससी या नाइकोप या पीओसी आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा, स्टेटस। तो हमारे केस में 3% का चलान बना था, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो था ये एटीएल में आ रहा है और ये रेजिडेंट है जी। परसेंटेज शेयर, ये जो बायर है ये सोलली जो है 100% प्रॉपर्टी जो है ये एक्वायर कर रहा है। और बायर टाइप जी प्रिंसिपल बायर है। ऐसे ही जो सेलर है उसके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। सेलर का सीएनएससी आ गया, नेम आ गया, परसेंटेज 100% आ गई, और सेलर टाइप, ये जो पर्सन प्रॉपर्टी सेल कर रहा है ये ऑनर है जी प्रॉपर्टी का। फर्दर नीचे चलूंगा। अच्छा, इसके बाद लोकेशन एंड पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उसके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। सबसे पहले टाइप है जी, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या एग्रीकल्चरल है। स्टेटस आ जाएगा, प्लॉट है, फ्लैट है या लैंड है। तो जो रेलिवेंट था वो उसने उसको ब्लैक आउट कर दिया, ये देखें उसको सेलेक्ट किया हुआ है। टाइप में रेजिडेंशियल है, स्टेटस में प्लॉट है। उसके बाद लैंड साइज है, एकड़ है, कनाल है, मरला है, सरसई है, स्क्वायर यार्ड्स है या स्क्वायर फीट है। तो हमारे केस में 5 मरला था। कवर्ड एरिया कोई नहीं आ रहा, क्योंकि प्लॉट के केस में कवर्ड एरिया नहीं होगा। कंप्लीट एड्रेस आ गया जी, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, सेक्टर स्लैश फेस स्लैश मोहल्ला। खसरा स्लैश खेवर स्लैश एकड़ नंबर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के केस में आ रहा होगा। प्रोविंस आ गया पंजाब, डिस्ट्रिक्ट आ गया हमारा लाहौर। टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू 1 लाख रखी थी, शेयर वैल्यू भी 1 लाख थी, टैक्स रेट हमारा 3% था। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। पेमेंट डिटेल्स, अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल 3000 है। पेमेंट कोड 236 के हमारा सेक्शन था और ये उसका कोड आ रहा होगा। अमाउंट इन वर्ड 3000 रुपीज़ एंड नो पैसेज ओनली। रिसीव्ड पेमेंट एज पर डिटेल्स अबव। थ्रू बैंकिंग चैनल इसकी पेमेंट करेंगे तो इधर जो कैशियर है वो बैंक की स्टैंप लगा देगा और साइन कर देगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। मोर देन पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट, ये एडीसी ई पेमेंट बाय डिफॉल्ट ही आ रहा होगा। अमाउंट 3000 है। डेट, बैंक, सिटी, ब्रांच नेम एंड एड्रेस ये इस वजह से मेंशन नहीं है क्योंकि ये एडीसी ई पेमेंट है। अगर आप एडीसी ई पेमेंट के अलावा कोई और मोड आपका आ रहा होता तो इधर आप चेक
या पे ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते थे। तो इस केस में जो है बैंक, सिटी और ब्रांच का नेम आ रहा होता। तो जी ये आपकी PSID होगी। अब जैसे ही आप PSID पे करेंगे तो आपको एक CPR रिसीव हो जाएगा। मैं आपको CPR भी दिखा देता हूँ। तो जी ये मेरे पास CPR आ गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट, SBP बैंकिंग सर्विसेज कॉर्पोरेशन अल्टरनेट डिलीवरी चैनल। आपको पता है ADC पेमेंट ही सिलेक्ट होता है आजकल। CPR नंबर आ गया, पेमेंट डेट आ गई, टैक्स ईयर, टैक्स ऑफिस और NTN/FTN। जो रजिस्टरिंग स्लैश ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है उसका NTN या FTN आ जाएगा। प्रोविंस पंजाब था, डिस्ट्रिक्ट हमारा लाहौर था, तहसील आ गई, अथॉरिटी तो हमारे केस में तहसील थी। पर्टिकुलर्स ऑफ सेलर, अच्छा जी हमारे केस में पहले आ रहा था पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, लेकिन इधर पहले आ रहा है पर्टिकुलर्स ऑफ सेलर। तो ये चलान है अंडर सेक्शन 236C ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें ये डिफरेंस है कि इधर पहले पर्टिकुलर्स ऑफ सेलर आ रहा है और उधर पहले पर्टिकुलर्स ऑफ बायर आ रहा होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। ये हमारा चलान था जी अंडर सेक्शन 236 के। तो इधर जो है पर्टिकुलर्स ऑफ बायर पहले आ रहा है, लेकिन जो हमारा CPR अंडर सेक्शन 236C, अगर मैं वो आपको दिखाऊँ तो इधर पहले पर्टिकुलर्स ऑफ सेलर आ रहा है। तो एज इट इज जो सेलर है उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, बायर की सारी डिटेल्स आ जाएगी, फर्दर नीचे चल जो प्रॉपर्टी है उसके सारे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। टाइप कौन सी है जी, एग्रीकल्चर है, स्टेटस के केस में लैंड है जी, लैंड साइज आ जाएगा 5 एकड़्स और कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। और ये देखें इधर खसरा स्लैश खेवर स्लैश एकड़ नंबर जो है मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड है। टोटल वैल्यू आ गई प्रॉपर्टी की, टैक्स रेट आ गया 3%। और ये आपकी पेमेंट डिटेल्स आ गई, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, ये टैक्स पे किया। सेक्शन ये था जी 236C, हमारे केस में था 236 के। अगर मैं आपको चलान दिखाऊं, ये देखें जी 236 के। बाकी जो सारा CPR है वो सेम ही आ रहा होगा आपका 236 के की तरह। पेमेंट मोड आपका ADC पेमेंट है बाय डिफॉल्ट ही। तो ये नीचे आपका CPR नंबर आ रहा होगा, ऊपर भी आपका CPR नंबर आ रहा है, ये नीचे भी आ रहा है। और इधर अगर आप थ्रू बैंकिंग चैनल पे कर रहे हैं तो इधर जो कैशियर है वो बैंक स्टैंप लगा देगा और साइन कर देगा। तो इस तरह से आप 236 के का ऐसा चलान बना सकते हैं जिसमें सेलर और बायर के पर्टिकुलर्स आ रहे हों और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है उसकी भी कंप्लीट जो डिटेल है वो आ रही हो। सो ये था आज के लिए। अच्छा इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ दिस चलान तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।